आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने आजादी की आग जलाई। ये भारत के आजाद होने के सफर का पहला सबसे अहम कदम था। अब सोचिए, जब हम आजादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? दिल्ली, कोलकाता, बड़े बड़े शहर, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि इसकी असली जड़ें, इसकी शुरुआत इन बड़े शहरों से कोसों दूर बिहार के एक छोटे से जिले चंपारण में हुई थी? है ना कमाल की बात? तो चलिए चलते हैं साल 1917 में। एक तरफ था दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरी तरफ थे बेबस दबे कुचले किसान और उनके हक के लिए अकेला खड़ा एक शख्स, महात्मा गांधी। और जानते हैं, यही वो आंदोलन था जो भारत में उनकी पहली और सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बना। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चंपारण में ऐसा क्या हो रहा था। क्या थी वो मुसीबत, वो दमनकारी सिस्टम जिसने इस पूरे आंदोलन की नींव रखी? इस पूरी समस्या की जड़ में थी एक प्रथा जिसका नाम था टिनकटिया सिस्टम। सुनने में शायद सीधा साधा लगे, पर यह बहुत ही क्रूर था। इसमें होता ये था कि अंग्रेज जमींदार भारतीय किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन के हर 20 हिस्से में से 3 हिस्सों पर सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करें, अपनी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती। पर इसका असर किसानों की जिंदगी पर क्या पड़ रहा था? पहली बात, उन्हें नील के दाम इतने कम मिलते थे कि गुजारा करना मुश्किल था। वो बेचारे कर्ज और गरीबी के एक ऐसे दलदल में फंस गए थे जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और सोचिए, जब जमीन पर सिर्फ नील उगेगा तो खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? नतीजा, भुखमरी। चारों तरफ बस शोषण था और बेबसी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और चंपारण के इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए गांधी जी। यही से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, एक नए संघर्ष की सुबह हुई। ये बात है 1917 की। राजकुमार शुक्ल नाम के एक आम किसान ने गांधी जी से गुहार लगाई, और गांधी जी, जो अभी अभी साउथ अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का लोहा मनवाकर भारत लौटे थे, उन्होंने तय कर लिया कि वो इन किसानों की आवाज बनेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मगर ये इतना सीधा भी नहीं था। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लगी, उन्होंने गांधी जी को चंपारण में घुसने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और बस यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। पर गांधी जी कहाँ रुकने वाले थे? उनका इरादा बिल्कुल साफ था। उन्होंने दो टूक कह दिया, मैं यहाँ किसानों का दुख दर्द सुनने आया हूँ और मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी सीधी चुनौती थी। अब सवाल ये था कि जब कोई सीधे सीधे हुकूमत को ऐसे चुनौती दे तो क्या होगा? क्या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। इस टकराव का जवाब गांधी जी ने किसी बंदूक या तलवार से नहीं दिया। उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, सत्याग्रह, यानी सत्य की ताकत। एक ऐसी अजेय शक्ति जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। और देखिए, गांधी जी का तरीका कितना मेथोडिकल था। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले वो हजारों किसानों से खुद मिले, एक एक से बात की, उनकी तकलीफ को अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। फिर उन्होंने सारे सबूत और गवाहों के बयान सिस्टमैटिकली इकट्ठा किए, और आखिर में शोषण के हर एक मामले को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया। एक ऐसा फुल प्रूफ केस बनाया जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता था। और फिर आया वो पल, वो क्लाइमैक्स जिसने इस आंदोलन की किस्मत लिख दी। अंग्रेजों ने गांधी जी पर हुक्म न मानने का मुकदमा चला दिया। बस यहीं पर यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। कोर्ट रूम में गांधी जी ने जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मुझे सजा हो भी जाए तो भी मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा। ये सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा का इससे बड़ा और शक्तिशाली प्रदर्शन और क्या हो सकता था? गांधी जी के इस एक कदम का असर जबरदस्त हुआ। पूरा चंपारण उनके पीछे खड़ा हो गया। जनता का ऐसा सैलाब उमड़ा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लोग एक हो गए और ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। एक मिनट रुककर जरा सोचिए इस बात को। दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी, वो भी बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ सच और हिम्मत के दम पर। क्या ये किसी चमत्कार से कम था? तो चलिए अब देखते हैं कि इस आंदोलन का अंजाम क्या हुआ। इसका असर सिर्फ चंपारण तक ही सीमित रहा या इसने पूरे देश के लिए एक नई राह बना दी? हुआ ये कि जनता के दबाव के आगे ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। उन्हें एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी, और सबसे मजेदार बात क्या थी, उन्होंने गांधी जी को ही उस कमेटी का मेंबर बना दिया। और जब जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
ये साबित हो गया कि किसान जो कह रहे थे वो 100% सच था। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जालिम टिनकठिया प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई और चंपारण के किसानों को सालों के शोषण से आखिरकार राहत मिली। लेकिन ये कहानी सिर्फ चंपारण की नहीं है। चलिए अब इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ते हैं। 1917 में चंपारण ने ये साबित कर दिया कि बिना हिंसा के सत्याग्रह से भी लड़ाई जीती जा सकती है। यही तरीका, यही हथियार आगे चलकर 1920 से लेकर 40 के दशक तक पूरे देश में आजादी के आंदोलनों का आधार बना। और इसी रास्ते पर चलते चलते 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो कुल मिलाकर इस एक आंदोलन ने 2 बहुत बड़े काम किए। एक, इसने गांधी जी को पूरे देश का नेता बना दिया और 2, इसने ये दिखा दिया कि सच और अहिंसा में इतनी ताकत है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य जैसे महाशक्ति को भी झुका सकती है। और चंपारण की ये कहानी आज भी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि असली ताकत हथियारों या डंडों में नहीं होती। असली ताकत तो लोगों की एकता और उनके सच में होती है। तो जाते जाते एक सवाल सोचते हैं, अगर 1917 में आजादी का ये नन्हा सा बीज चंपारण में बोया गया था, तो सोचिए वो कौन सी खाद और पानी थी जिससे ये 1947 तक आजादी का इतना बड़ा विशाल पेड़ बन गया। ये वो सफर है जिसकी शुरुआत चंपारण से हुई थी।